पर्सपेक्टिव से ही आपका सारा रिवाइज कराऊंगी। थ्योरी में कहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम आपको करके जाना है, छोटे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बड़े क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक सैंपल पेपर भी हम निकाल लेंगे प्रीवियस ईयर का और उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम यही सीखेंगे। तो अब आप 1 से 17 तक बायो की आपकी स्कूल की ही बोर्ड्स की प्रिपरेशन यहाँ होगी, तो आप सभी आ जाना। ठीक है, और यही प्रिपेयर कर जाना ताकि फिर बाकी टाइम आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और आपका जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, यस मैम। ठीक है। ये वाला पेपर था जो मैंने बोला था बनाने के लिए। आई होप आप लोग बनाकर आए हो। ठीक है, ये आपका डबल शीट था एक, और दूसरी आपकी डबल शीट थी ये वाली। बाकी जो पिक्चर मैंने भेजी इन्हीं का क्लोजअप है। तो ये 2 डबल शीट के अंदर आपके मेन हार्मोन ग्लैंड कवर हो रहे हैं। जैसे इसमें हाइपोथैलेमस हो रहा है, पीनियल ग्लैंड कवर हो जाता है, और आपका थायराइड ग्लैंड कवर हो जाता है, पिट्यूटरी कवर होता है, पैराथायराइड भी इसी में कवर हो जाता है। अगली शीट पे जाऊंगी मैं, तो वहां पर है ग्लैंड बने हुए पैनक्रियाज एंड एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसी के साथ अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे हार्मोन के कंपैरिजन भी लिखी है और उनसे होने वाली डिजीजेस भी लिखी है। तो मैं आपको आज मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों शीट ये वाली करवा दूंगी। इसका आप पढ़ना सीख लोगे तो आप अगली शीट को भी आराम से पढ़ सकते हो। अब हम जब अप्रैल में मिलेंगे और हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तब हम दोबारा इस चैप्टर को खोलेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम बाद खोलने वाले हैं ना, तो मेक श्योर आज क्लास में जितना कर सकते हो करो। और ये शीट आप चाहो तो अपने आपने डबल पेज पे लगाई ना, आप जहाँ पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका दो। देखते रहोगे तब भी कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। राइट, तो आज हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का चैप्टर जो डेडिकेटेड है हमारा, दैट इज ऑन एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, मैम। इनके ब्रेन के अंदर अगर आपको याद है, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था? सेरेब्रम एंड डाइसेफेलॉन। सेरेब्रम एंड डाइसेफेलॉन। वेरी गुड बेटा। डाइसेफेलॉन डिवाइडेड था आपका, एक होता था थैलेमस। ठीक है, उसके आगे लगा है हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, और उसके यहाँ पर लगा हुआ है पीछे की तरफ पीनियल ग्लैंड। हम कौन से 2 कवर करने वाले, एक तो पीनियल और दूसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, करें? यस। नीचे पिट्यूटरी भी लटकी होती है, तो भी धीरे धीरे कवर करेंगे सबको। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे पीनियल कवर। पीनियल छोटू सा है, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज एन हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पीछे लगा हुआ है हमारा पीनियल, और इसी से नीचे लटक रही है हमारी पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस को समझने के लिए पिट्यूटरी को थोड़ा समझना पड़ता है। कैसे बना दी मैंने ये, पेंडुलम बनाई नहीं मैंने, पाइप निकलते उससे निकलते पिट्यूटरी इस तरीके। ठीक है, पहले पीनियल समझते हैं बेटा। पीनियल से वो ग्लैंड निकलते हैं जिसकी वजह से तुमको रात को नींद नहीं आती है। जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। हम कहते हैं ना अंधेरा करके सोना चाहिए, और ये भी बोलते हैं कि सोने से पहले लाइट नहीं देखनी चाहिए, फोन नहीं चलाना चाहिए। उसका रीजन है, पीनियल ग्लैंड को कैसे पता चलता है इसको हार्मोन सिक्रेट करना है, जब बाहर अंधेरा होता है, आंखों से रिसेप्शन पीछे जाता है, पीनियल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि भाई बाहर अंधेरा हो रहा है, चलो सोने की तैयारी करो। तो जैसे जैसे डार्क होता जाता है, जैसे अभी बाहर डार्क हो रहा है, तो पीनियल ग्लैंड हमारा ना धीरे धीरे एक हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, विच एक्चुअली इज अ केमिकल। टेक्निकली हार्मोन नहीं है, पर एनसीईआरटी हार्मोन कहते हैं तो हार्मोन ट्रीट करेंगे। तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज नोन एज मेलेटोनिन। ठीक है, तो मेलेटोनिन ही हार्मोन सिक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड। कब सिक्रेट करता है? जब अंधेरा होता है बाहर। ठीक है, तो अंधेरे अंधेरे में, इसलिए कहते हैं ना कि दिन में रोशनी में बैठा करो, धूप वूप अंदर आने देनी चाहिए, या फिर अगर ज्यादा अंधेरा तो लाइट जला के रखो, क्योंकि अंधेरा करोगे तो पीनियल ग्लैंड को कंफ्यूजन हो जाएगी ना, वो तो मेलेटोनिन सिक्रेट करने लग जाएगा। तो पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रेट करता है, और वो क्या करता है, वो आपका सोने और जागने की साइकिल को मेंटेन करता है। जब मेलेटोनिन होगा तो नींद आनी स्टार्ट होगी, नहीं होगा तो आपको एकदम अवेक फील होगा। ठीक है, तो मेलेटोनिन किसको कंट्रोल करता है, इसका पीवाईक्यू आपका टेस्ट में भी आया था, और इस पे पीवाईक्यू भी आया हुआ है कि आपकी 24/7 क्लॉक को मेंटेन करता है। तो माइंड के अंदर एक क्लॉक होती है, हम घड़ी बोलते हैं, जो ये देखती है कब दिन है कब रात है। ये क्लॉक आपके ब्रेन में ना पीछे की तरफ होती है, जहां पे आप जैसे चोटी बनाते हो, जैसे इस तरह किसी का। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, जो इकट्ठा हो जाते हैं और एक घड़ी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉक। इसी को क्लॉक को कहेंगे सिरकाडियन क्लॉक। इतना जानना बहुत है। ठीक है, तो सिरकाडियन क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन आता है वो मेलेटोनिन होता है। तो 24/7 सिरकाडियन क्लॉक को ही मेंटेन करती है। ओके, ये डिसाइड करेगी सोना है कब जानना है। ठीक है, अगर ये डिसाइड कर रही है, इसके अलावा हम कहते हैं ना प्यूबर्टी आती है,
11 to 14 की एज लेके रखते हैं, है ना। उसके बाद प्यूबर्टी आती है, बॉडी में सेक्स हार्मोन सिक्रीट होने स्टार्ट होते हैं। तो ये 14 से 11 के बीच में जो प्यूबर्टी आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही? 6, जब बच्चा 6 साल का तब प्यूबर्टी क्यों नहीं आती? क्योंकि मेलेटोनिन तब तक ना इतना सिक्रीट होता है कि प्यूबर्टी को रोक के रखता है, ठीक है। तो मेलेटोनिन क्या करता है? डिले प्यूबर्टी। क्यों डिले कैसे करता है? प्यूबर्टी के लिए कौन से दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH एंड LH। यस, तो ये क्या करता होगा? सप्रेस करता है FSH एंड LH सिक्रीशन। लेकिन अब तो प्यूबर्टी आ गई, तो फिर अब FSH LH सिक्रीशन अगर सप्रेस नहीं है तो क्या मेलेटोनिन नहीं बन रहा? मेलेटोनिन बन रहा है, इसकी क्वांटिटी अब कम हो गई है, पोटेंशियल भी कम हो गई है। इसलिए एज के साथ थोड़ी नींद कम आनी स्टार्ट हो जाती है। बचपन में आपने देखा बच्चे कैसे दोपहर में भी भंडों के सोते हैं, तो जब छोटे होते हैं तो और ज्यादा सोते हैं। देखा है आपने ये चीज? यो मैम। यस मैम। हार्मोन का रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये डिले करता है हमारी प्यूबर्टी को। इसके अलावा ये हमारे डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद करता है। इसको याद कर लेना, क्योंकि इसका लॉजिक समझ नहीं आएगा, इतना डिटेल में आप पढ़ते नहीं हो, बस याद रखना डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में आपकी मदद करता है। यार अगर सोओगे नहीं ना तो शरीर में कुछ भी सही से नहीं चलेगा, तो मेलेटोनिन की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर स्लीप वेक साइकिल खराब है तो जिंदगी खराब है, ठीक है। और आपकी स्किन में, अब देखो स्किन का जो कलर होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है स्किन में कलर? मेलेनिन। मेलेनिन। मेलेनिन को सिक्रेट करने वाले सेल्स इज मिलेनो, मेलेनिन सिक्रेट करने वाले सेल साइट मिलेनोसाइट। तो ये स्किन में कलर देते हैं। जितना मेलानिन सिक्रेट होगा इंसान उतना ही डार्क होगा। डार्क। हाँ, लेकिन स्किन तो लाइट भी होती है, तो उसमें मेलेटोनिन का भी रोल होता है, ब्राइट करता है स्किन को, ठीक। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए स्किन कलर रेगुलेशन इज मेंटेन बाय मेलानिन मेलेटोनिन, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। अगर स्पेसिफिकली बोले डार्कनिंग ऑफ द स्किन इज रिलेटेड टू मेलेनिन, ब्राइटनिंग ऑफ द स्किन इज रिलेटेड टू मेलेटोनिन। क्लियर? यो मैम। यस। ठीक है, आओ अब आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी लगा है। अभी मैं इसके हार्मोन समझाऊंगी, इतना समझ लो। हाइपोथैलेमस काम एक करता है, मेले जो हमारी पिट्यूटरी है उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। पिट्यूटरी क्या काम करेगी? उसको कंट्रोल करने का काम है। तो हाइपोथैलेमस उसके सर पे बैठे है। अगर मैं तुमको बोल दूं तुमने घर में एक डॉग पाला है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम उस डॉग को रेगुलेट कैसे करोगे? किसके चीजों का ध्यान रखोगे? तो बेटा अगर तुम्हारे घर में कुत्ता पाला है तुमने, तो क्या रेगुलेट करोगे? छोड़ दोगे उसको खुला? कुछ तो ध्यान नहीं रखोगे? किन किन चीजों का बांध के रखेंगे क्या ध्यान रखोगे? बांध के रखेगा। किस लिए बांध के रख रहा है? ताकि वो खाए नहीं किसी को। हाँ, तो जब भी गेस्ट घर में आएगा तो उसको बांध के रखेगा ना, ताकि वो किसी को काट ना ले। और कभी खुला भी छोड़ेगा, यो मैम। है ना, ताकि वो बाहर घूमे भी और आजादी भी फील करे, राइट। तो तूने ये किया, उसके भागने दौड़ने को कंट्रोल भी कर लिया ना, कभी कभी इनहिबिट कर दिया और कभी कभी उसको अलाउड कर दिया कि वो भागे और दौड़े, राइट। तो हाइपोथैलेमस में वैसे ही करता है, वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। मतलब पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करेगी ये बताता है, कब हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगी ये भी बताता है, ठीक है। तो अगर हाइपोथैलेमस समझना है, पहले पिट्यूटरी को समझते हैं कि पिट्यूटरी कर क्या रहा है, समझे थोड़ा सा इसको। यो मैम। यस मैम। देख पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है थ्रू दिस स्टॉक, दिख रही है ये वाली स्टॉक, हम इन पंडिबुलम, ठीक है। यहाँ से लगी पिट्यूटरी। अब अगर मैं सामने खड़ी हूँ मेरे आईज की तरफ, अगर मैं पिट्यूटरी को इमेजिन करूँ, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन हुई है, अंदर छू नहीं पाऊंगी मैं उसको, तो सामने की तरफ जो मुझे पार्ट दिखेगा दैट वुड बी नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा नोट्स देख के बता, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम? इसी ने तो बनाई है। एडिनो हाइपो। एडिनो, एंटीरियर से एडिनो हाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टैलिस, ठीक है। अब एक आता है पीछे वाला पार्ट पिट्यूटरी का, ये हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो पीछे वाला पार्ट पिट्यूटरी का, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम बेटा? न्यूरोफी। न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या मतलब है इसका? देख हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन पड़े होते हैं, उसकी सेल बॉडी पड़ी होती है, और इनके सेल बॉडी का जो एक्सॉन होता है ना, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके खुलता है, देख रहे हो तुम?
यानी कि जो भी केमिकल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं ना, वो एक्चुअली उसमें बनते ही नहीं है, हाइपोथैलेमस बना के उसको भेज देता है। जैसे कभी तुमने जोमेटो करा है, कुछ जोमेटो या स्विगी, यस यो मैम। तुम उसको खोलते हो, उन एप्स में तुम्हें रेस्टोरेंट दिखाता है, तुमने खाना ऑर्डर कर दिया, छोले भटूरे कर दिए। अब छोले भटूरे जोमेटो वाले बना रहे हैं, स्विगी वाले बना रहे हैं, ये बनाते हैं खुद? नो मैम। नहीं ना, रेस्टोरेंट बनाता है। और ये करते हैं, यस मैम। हाँ, ये स्टोर करते हैं उसको, अपने डब्बों में पैक करते हैं और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं और तुम्हें दे देते हैं, है? ये करते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है, जो एक्चुअल में काम कर रहा है, दिस इज हाइपोथैलेमस। और जो स्टोर और रिलीज करने का काम कर रहा है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाती नहीं है, बस स्टोर और रिलीज करती है। क्लियर? यो मैम। यस ठीक है जी। चलो, तो क्योंकि न्यूरॉन का नेटवर्क है, इसलिए मैं इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहूंगी। और इसको पीछे पड़ा है तो पार्स, और नर्वस सिस्टम से बना तो नर्वोसा। अब ना ह्यूमन पिट्यूटरी में एक बीच में भी पार्ट होता है, ये रहा, दिस इज नोन एज, बीच में है ना, तो पार्स इंटरमीडिया, बीच में पड़ा हुआ है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऐसे मिक्स होता है ना कि ये उसी का पार्ट लगता है, लेकिन ये अलग से अपना एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है यहाँ के से। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका क्या स्ट्रक्चर है? यो मैम। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, एनसीईआरटी के लिए इन्हें पता होना चाहिए। पार्स इंटरमीडिया एक हार्मोन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। पोस्टीरियर क्या करा दूं पहले? यो मैम। यस 2 चीजें याद रखनी है जिससे नीट का क्वेश्चन बनता है। पहले ये क्या करती है, हार्मोन को सिक्रीट, एंड हार्मोन को स्टोर। तो हाँ भाई, सिंथेसाइज मत करा देना, गलत हो जाएगा। तो 2 ही हार्मोन करती है, एक जो तुम्हारे सुसु से रिलेटेड है और जो दूसरा तुम्हारे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन से है। तो फर्स्ट वन इज नोन एज एंटी, एडीएच। हाँ, एंटी डायरेटिक हार्मोन, आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। करता क्या है, यूरिन को कैसा बनाता है, कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पानी की वेस्टेज कम हो, सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर निकले। ठीक है, दूसरा हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है? मसल्स। कौन सी वाली? स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कब कब कराता है? एक होती है पार्चुरेशन के टाइम पे, कहते हैं ना लेबर पेन उठी है, तो ये तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से करेंगे। लेबर पेन में होता है क्या, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में कराता है ऑक्सीटोसिन। और अगर किसी को लेबर पेन सही से ना उठ रही हो ना, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें, आर्टिफिशियली लेबर पेन लाने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ताकि बेबी रिलीज हो। एंड जब बच्चा निप्पल को सक करता है मदर की, तो दूध आता है ना बाहर, तो दूध लाने के लिए जो मेमोरी ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं उनको ऐसे पिचकाता है, तो वहां पे भी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो दूध बाहर निकलवाता है ना, ये सिंथेसाइज नहीं कराता, बाहर निकलवाता है, इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन इफेक्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का काम? यो मैम। यस 2 हार्मोन डन। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया तुम्हारे स्किन के सेल को स्टिमुलेट करता है, और स्किन के वो सेल्स जो मेलेनिन सिक्रीट करते हैं उनका नाम क्या है? मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट। मिलेनो मतलब मेलेनिन सिक्रीट करते हैं, साइट मतलब से, मिलेनोसाइट सिक्रीट करने वाले सेल को स्टिमुलेट करता है, तो इस हार्मोन को कहेंगे मिलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, सॉरी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारे स्किन का जो कलर है वो हमारे स्किन के सेल्स की वजह से है, और वो सेल्स को कौन सिग्नल दे रहे हैं कलर सिक्रीट करने के लिए, दैट इज पार्स इंटरमीडिया। 3 हार्मोन डन। यो मैम। तो ये हमारी स्किन के क्या कराता है, डार्कनिंग। लाइटनिंग कौन कराता है बेटा? मेलाटोनिन। मेलेटोनिन, शाबाश। बाकी सब 6 के 6 उठा दे और पिट्यूटरी में डाल दे। देख बेटा, अगर मिल्क का रिलीज करा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो मिल्क की सिंथेसिस कौन करा रहा होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, एंटीरियर सिंथेसाइजिंग हार्मोन इज नोन एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। गुड, ठीक है। अब बचपन में तुम छोटू से थे, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, तुम्हारी ग्रोथ होगी ना, फिजिकल ग्रोथ, तो उसके लिए रिलीज होता है हार्मोन, दिस इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम में बहुत लोचा है, बहुत लोचा है। ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम है, दिस इज नोन एज सोमैटोट्रोफिक
बेटा याद रखना ट्रॉफिक है, नोट्स में देखो ट्रॉफिक लिखा है, ट्रॉफिक है ये, स्टोमेटोस्टैटिन नहीं है, बी वेरी केयरफुल। क्लियर? इसके अलावा अभी तुम्हारी बॉडी के हर ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो तुम्हारी बॉडी में गले के पास जहाँ पे तुम्हारा ट्रैक है वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसे नोन एज थायराइड ग्लैंड, तो ये रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तुम्हारे ऐसे गले के पास बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। इसके अलावा तुम्हारी किडनी के ऊपर भी तो ग्लैंड पड़ा होता है, दिस इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रेट करता है और इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, एसीटीएच। इसके अलावा तुम्हारी टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है और चेंजेस होते हैं, एग और ओवम बनता है, उसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एफएसएच एंड LH। टुगेदर हम इसको क्या बुलाते हैं? Gonadotropins. गोनेडोट्रोफिन्स। हाँ, तो उनका रिलीज कराता है। कितने हार्मोन हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने हो गए पिट्यूटरी से? 6। अबे पूरी पिट्यूटरी 9. 9। ठीक है, एक बार रिकॉल कर ले इसको फटाफट। देख बेटा, Yes, ma'am. अपने माथे पे आगे हाथ रख। ठीक है, ये वाली एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे कहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रेट कर देगी। ठीक है, पीछे वाले बच्चे ज्यादा नहीं होते, एक दो ही होते हैं ना, तो दो बच्चे बैठे हैं पीछे, बढ़िया, उनका पीछे बैठे हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, आगे वाले से नोट्स ले रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन नहीं बना रही, हाइपोथैलेमस से ले रही है। ठीक है, ये करती है दो हार्मोन सिक्रेट, एक होता है वेसोप्रेसिन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है, तो पानी को बचाता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी होती है और दूध निपल से बाहर निकलता है। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो है वो हमारे स्किन के सेल्स को बोलता है भाई कलर रिलीज कर और स्किन को थोड़ा डार्क कर, तो दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH सिक्रेट करता है। आगे वाले ने 6 हार्मोन सिक्रेट करने हैं, नंबर के साथ याद रखना। सबसे पहला दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन, उसके बाद छोटे से बड़ा बच्चा कर दिया ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद टेस्टिस ओवरी को डेवलप करा ताकि प्यूबर्टी आ जाए, एफएसएच एंड एलएच, उसके बाद हमारी किडनी के ऊपर पड़े हुए एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करा, एसीटीएच, और लास्ट में हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा, टीएसएच। क्लियर? Yes, ma'am. पिट्यूटरी हमारी बॉडी के लगभग हर ग्लैंड को अफेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड, बोल देते हैं मास्टर है भैया, है ना। तो बेटा इसको रेगुलेट करने के लिए कौन आता है? पिट्यूटरी को सिग्नल कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, है ना। यानी हाइपोथैलेमस के भी तो खुद हार्मोन होंगे कोई ना कोई, हाइपोथैलेमस के हार्मोन कर ले। Yes, ma'am. एक पिट्यूटरी के तूने कर लिया ना, उसी से रिलेटेड हाइपोथैलेमस क्या है, कुछ नहीं होगा। हाइपोथैलेमस वही करेगा, जैसे तुम भी कंट्रोल कर रहे थे अपने डॉग को, तो क्या कर रहे थे? उसको आजादी दे रहे थे ना कि तू कुछ काम कर सकता है, भाई तू कुछ काम नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट, ये कर रहे थे। तो ठीक है, हाइपोथैलेमस भी वही करता है, कहता है मैं ना इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करूंगा और मैं तुम्हें हार्मोन सिक्रेट करूंगा जिसकी वजह से तुम काम कर पाओ, तो दैट इज स्टिमुलेटिंग। पिट्यूटरी में टोटल कितने हार्मोन थे सिक्रेट हुए? 9। 9. उसी से याद रख लेना, याद करने का तरीका कि हाइपोथैलेमस भी 9 सिक्रेट करेगा। अब बताओ, कहावत सुनिए, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। Yes, ma'am. जहां 3 लोग बैठे वहां सत्यानाश हो जाएगा। तो इनहिबिटरी हार्मोन भी 3 होते हैं, जहां ये बैठे वहां काम को रुकवा देंगे। ठीक है, अब बताओ फीमेल को दूध की जो बनाना है मेमोरी ग्लैंड में, उसकी कब जरूरत है? जब वो प्रेग्नेंट है, या फिर पूरी जिंदगी जरूरत है उसको मिल्क प्रोडक्शन की? जब प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट है तभी जरूरत है ना। तो इसलिए हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की इनहिबिशन करके रखता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म है, एक बार लिख लेती हूँ। प्रोलैक्टिन के लिए PRL, R इज रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो सिक्रेट करता है वो हमारा एक्चुअली हमारा करेगा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको इनहिबिट करना है इसलिए इनहिबिटिंग हार्मोन, IH। अब बताओ, हम प्लांट तो है नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल है, पूरी जिंदगी ग्रोथ करे, तो ग्रोथ भी कभी ना कभी तो कंट्रोल में आनी चाहिए। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए एक हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ध्यान से सुनना, रुकने को हम क्या कहते हैं, मोशन या स्टैटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। तो दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन का। देखो ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी में नाम क्या था? सोमैटो। Somatotropic. हाँ, तो यहाँ रोक रही हूँ ना, तो सोमैटो स्टैटिक। ठीक है, सी याद रख लेना, स्टैटिक और ट्रॉफिक कहाँ लगा है। समझ आई बेटा राजकुमारी?
यो मैम। ठीक है जी। और तीसरा कौन सा हार्मोन है जो इनिबिट करना चाहता है, दैट इज मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनिबिट करता है। कहता है इतना भी नहीं सिक्रीट करना कि एशियन अलग ही दिखाई देने लग जाए, है। तो इसको भी सिक्रीट कर संभाल के रखता है कि इसको और रिलीज करना है या नहीं रिलीज करना है। ठीक है, ये 3 इनिबिटरी है, यानी कि अब कितने स्टिमुलेटिंग बनाऊंगी? 6. 6। एक बॉडी को ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत इजी तरीका होता है। यहाँ पर आ गया मेरा हाइपोथैलेमस, उसके पीछे आ गया मेरा पीनियल और नीचे आ गया मेरा पिट्यूटरी। गले पे आ गया थायराइड, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस ओवरी आ गया, गोनेड्स, और यहाँ किडनी आता है ऊपर, तो उसके ऊपर कौन सा ग्रैंड होता है? एड्रिनल। तो इससे थोड़े से हार्मोन आपको याद रह जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिमुलेटिंग हार्मोन में देखो, जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो स्टिमुलेटिंग भी होंगे। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए क्या वर्ड होता है, क्या लिखा मैंने वहां, देखना। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRLRH होगा, ये लिखा है, देख लियो एक बार। मैं चेक करना चाहूंगी भाई, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, हाँ यही है। इसके अलावा जो गले में ग्लैंड है थायराइड, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसके अलावा ACTH रिलीजिंग हार्मोन, RS लगाते चले जाना। उसके अलावा LH और FSH को गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं ना, तो इसको हम लिख देते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेड के लिए आता है। और ग्रोथ हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कितने हो गए? 6 नहीं 5 हुए। अब आ गया हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नहीं ये हो गया ना, हो गए 6, 1 2 3 4, कौन सा रह गया? MSH releasing hormone. Yes. So this is what hypothalamus do. पिट्यूटरी याद करोगे, हाइपोथैलेमस के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। गड़बड़ होती है सोमैटोस्टैटिक एंड सोमैटोट्रोफिक में। स्टैटिक हाइपोथैलेमस का, ट्रोफिन हमारा नीचे आता है। ओके जी, डन। Yes, ma'am. ठीक है, इधर बढ़िया डिजीज कराते हैं तुम्हें। ग्रोथ हार्मोन की डिजीज सिलेबस में, ठीक है। यहाँ से निकला था ग्रोथ हार्मोन। दूसरा नाम क्या है ग्रोथ हार्मोन का? पिट्यूटरी से जो निकलता है, Somatotropic. सोमैटोट्रोफिक या ट्रोफिक। देख, 2 चीजें हो सकती है गड़बड़ी में, यहाँ तो ये कम मात्रा में निकले, मैं वर्ड लिखूंगी कौन सी सिक्रीशन, हाइपो या हाइपर? हाइपो। Hyper. ओ बेटा, कम कम है ना, तो हाइपो, हाइपो सिक्रीशन मतलब कम, और हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर सिक्रीशन ज्यादा। 2 कंडीशन है। बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, तो अगर पैदा होते से कोई कंडीशन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोजेनिटल बोल सकते हैं। यो मैम। Yes, ma'am. जेनिटल मतलब सिंस बर्थ। तो अगर कोई बर्थ से ग्रोथ हार्मोन कम है, क्या उसकी हाइट निकलेगी? नहीं, No, ma'am. तो वो बच्चा होगा ड्वार्फ। इसी कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंस बर्थ। देखो ऐसे दिखेगा बच्चा, दिख रहे हैं आपको सारे ड्वार्फ है, Yes, ma'am. लेकिन इसका काम होता था सिर्फ ग्रोथ देखना। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ये फिजिकल सेंस में बात कर रहे हैं। तो मेंटली ये ठीक होंगे बच्चे, ये सब के सब? यो मैम। बिल्कुल, मेंटल इज फाइन, ठीक है, मेंटली गुड। ये नीट में क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हाइपोसिक्रीशन जो हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, सोचो बड़े होकर होने लग गई, ग्रोथ हार्मोन तो धीरे धीरे सिक्रीट होता ही रहता है, तो अगर अडल्ट में होती है उस कंडीशन में क्या होगा? हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो No. मैम। नहीं, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया में क्या होता है? बॉडी की एक्सट्रीमिटी छोटी होती है, जैसे नोज, नोज कंपैरेटिवली छोटी हो गई, फिंगर छोटी होगी, दिस इज हाउ एक्रोमाइक्रियन दिखता है। एक्रोमाइक्रिया, देखो नोज है ना, अलग दिख रही है आपको, इसकी फिंगर्स, एक अडल्ट में फिंगर्स का साइज बहुत छोटू रह जाएगा, सो दिस इज एक्रोमाइक्रिया। समझे? यो मैम। Yes, ma'am. अच्छा, हाइपर सिक्रीशन है, सोचो किसी बच्चे में, छोटे बच्चे में बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो उसकी हाइट कैसी होगी? छोटी बड़ी?
बड़ी। एकदम बड़ी। से हार्ट निकल जाएगी ना। कौन जेनिटल है, तो ये बच्चा आपको दिखेगा एकदम जाइंट, तो कंडीशन होती है जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, सब नॉर्मल रहेगा, बस हाइट बहुत निकल गई। और अगर यही कंडीशन हाइपर सिक्रीशन हो जाए अडल्ट में, तो नीट का क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक आता है ड्वार्फिज्म पे और एक आता है अडल्ट पे। हाइपर सिक्रीशन अगर अडल्ट में हो जाए तो वो उस कंडीशन को हम बुलाते हैं एक्रोमेगैली। ध्यान से सुनना क्या बोलने वाली हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो रही है अडल्ट के अंदर, तो उसे हो जाएगी एक्रोमेगैली। तो हाइट पे बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, अडल्ट में हो रहा है ना, ये हाइट तो निकल गई जितनी निकलनी थी, लेकिन अब उसकी एक्सट्रीमिटी में फर्क पड़ेगा, उसका फेस डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे ये देखा आपने, जॉ बाहर की तरफ हो Yes, जाता ma'am. है, ठीक है, हाथों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो बाहर की तरफ प्रोड्यूडिंग से निकलेंगे इनके, नोज साइज बहुत बड़ा हो गया, तो दिस इज नॉन एज एक्रोमेगैली। ठीक है, ऐसे इंसान आपको थोड़े ऐसे दिखाई देंगे, समझ आई। Yes, ये ma'am. मैम। एक्रोमेगैली आपसे पूछते हो और आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो वहां लिखा है कि एक्रोमेगैली का इशू क्या है, बॉडी इस तरीके से बननी स्टार्ट होती है ना कि चेस्ट के ऊपर कभी कभार ज्यादा वजन पड़ जाता है पीठ का, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये फेटल कंडीशन भी हो सकती है, राइट। इसको डायग्नोस करना दिक्कत है, क्यों, अब सोचो कोई अडल्ट हो रहा है, मान लो कोई 18-20s में अपनी, और उसको एक्रोमेगैली हो गया, अब उसकी बॉडी तो नॉर्मली बढ़ी रही होगी, तो उसको कैसे पता चलेगा उसको कोई हेल्थ कंडीशन है, या उसकी नॉर्मली बॉडी इस तरीके से बढ़ रही है, तो इसका डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो दीज आर द हाइपोसेक्रीशन एंड हाइपरसेक्रीशन फॉर ग्रोथ हार्मोन। सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की डिजीज कराई है मैंने, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की कंडीशंस करी है आपने। ओके जी, क्यों Yes, मैम? ma'am. बहुत बढ़िया, नीचे आ जाए। Yes, ma'am. देख हमारा चिंटू पिंटू, ये वाले हिस्सा तो तुमने निपटा लिया है भाई का, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं इसके गले के पास। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ट्रैकिया के आसपास, पहले यहाँ बना लूंगी, उसके बाद मैं अगले पेज पे पिक करती हूँ। ठीक है बेटा, ये वेंट्रल साइड है ट्रैकिया की। कितना टाइम बचा है? बेटा आधा कितना टाइम? घंटा। आधा घंटा बचा, बहुत है यार, इतना क्या पढ़ोगे हैं। आज वेंट्रल मतलब आंखें होगी इस तरफ या बैकबोन? आंखें। आंखें। आंखें भी होती है दिल की जुबान, इसमें ऐसे बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। पूछ पूछ, ठीक है। मोफोलॉजी अब पढ़ोगे ना तो उसमें मोफोलॉजी आ जाएगी अच्छे से, आपको समझ आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर है, इस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो जब इंपॉर्टेंट है ये। पीछे से दिखा रही हूँ मैं, ये थायराइड ग्लैंड चिपका हुआ है ना ट्रेकिया के आसपास, ये पीछे से ऐसे दिख रहा है, देखो पूरा चिपक रहा है ट्रेकिया से, की जगह छोड़ दी बीच में, देखो डोर्सल साइड पे, जगह छोड़िए। हाँ जगह छोड़ी है ना, तो ये पूरा नहीं लिपटा हुआ होता। ठीक है, समझ आनी चाहिए इतनी, आपसे पूछी जा सकती है मोर्फोलॉजी। अब पीछे की तरफ ना इसके अंदर ही कुछ सेल मॉडिफाई होते हैं और चार ऐसे गोलू बना लेते हैं। ठीक है, चार बटन से लगे हैं तुम्हारे पीछे की तरफ, तुमको भी नहीं पता, और ये मॉडिफाइड सेल है, तो ये अपने आप में एक ग्लैंड बन गया। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। शाबाश, पैराथायरॉइड ग्लैंड, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो आगे थायराइड ग्लैंड, पीछे की तरफ चार डब्बे पैराथायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के आसपास से लगे होते हैं। बहुत बढ़िया, डोर्सल वेंट्रल याद रखना। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स होते हैं दो तरीके के, तो याद रखना दो तरीके के सेल्स है। एक की बात करते हैं एनसीईआरटी, लेकिन दोनों पढ़ने हैं तुम्हें, आ सकता है। एक सेल होते हैं, मैं नीचे बनाना चाहूंगी, यहाँ बनाएंगे, यार नीला नीला ज्यादा हो गया, अंबर इतना भी नीला नहीं है, इसके शेल्स बनाते हैं शेल्स, क्या बनाएंगे। ठीक है, देखो एक सेल्स है इस तरीके से, जैसे तुमको याद है जब ओवरी बनाई थी, तो ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स ऐसे फूलों की तरह नहीं बनाते थे, ऐसे ऐसे करके, Yes, ma'am. ये मैम। उसी तरीके से इसके बाद जो सेल्स होते हैं ऐसे फूलों जैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे सेलों का ना गुच्छा बड़ा होता है। ठीक है, ये सारे सेल्स का गुच्छा है, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो आप बना दो गुच्छा, बुरा तो नहीं मानोगे। फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, और हार्मोन को ऐसे बीच में सिक्रेट कर देते हैं, और उसके बाद बॉडी में रिलीज होता है, ऐसे करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल्स हो गए। अब ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ऐसा तो नहीं है ना खोखली जगह होगी कुछ नहीं पड़ा होगा, तो इसके बीच में भी सेल्स पड़े होते हैं, ये वाले सेल्स को हम बुलाते हैं सी सेल्स। सी सेल्स आर नथिंग बट पैराफॉलिकुलर सेल्स।
ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं T3 एंड T4 हार्मोन, यही होता है हमारा थायराइड हार्मोन। और सी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, सी से कैल्सी ट्रायोल, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कैल्शियम, समझ आई? Yes, ma'am. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन मिला आपको कॉपी में, देखो मैं दिखा देती हूँ, नहीं समझ आ रहा तो देखो, हम आ गए यहाँ पर, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पीछे की तरफ से दिखाया है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको यहाँ पे देखो, सबके सभी देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड में आपको ये फॉलिकुलर सेल्स दिख रहे हैं, T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। दूसरे स्ट्रोमल सेल्स, पैराफेरिकुलर सेल्स, और इनको सी सेल्स कहते हैं, कैल्सी ट्रायोल रिलीज करते हुए। मिला ये वाला पार्ट। इसके अलावा यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है। तो अभी हमने इतना पार्ट करा है, ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट पेज पे जाओ, किसी का कुछ रहता तो नहीं लिखना, देख अभी तुमको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसकी सिक्रीशन बहुत ही एसेंशियल है। ऐसा समझ लो कि इसका सिक्रीशन कम हो गया ना तो बॉडी में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे प्रेगनेंसी होती है, अक्सर थायराइड ग्लैंड ऊपर नीचे हो जाता है। थायराइड ग्लैंड कभी देखना, अगर किसी को कोई बोले मुझे थायराइड है, उसका मतलब होता है उसे थायराइड ग्लैंड की कंडीशन है। तो देखना जिनको थायराइड है, या तो उनका वेट लॉस होता चला जाएगा, वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, सॉरी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं। जनरली जिसका वेट पुट ऑन होता जाता है वो हाइपो के केस होता है। तो थायराइड वाले पेशेंट आपको जनरली बोलेंगे वेट या तो उनका बढ़ता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन की बात कर लेते थे। थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स थे, फॉलिकुलर, क्या सीक्रेट कर रहे थे, T3 and T4. T3 एंड T4, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। T3 ट्राई वाला होगा, टेट्रा वाला T4 होगा। इसमें सबसे पहला कंपैरिजन, T3 T4 में से सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सा है, जो सही से काम करता है, स्ट्रॉन्ग, T3, T4 इतना पोटेंट नहीं है। थायरोक्सिन जर्नल नेम है, कौन से हार्मोन का जर्नल नेम है थायरोक्सिन, T4 का, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, इससे सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थायरोक्सिन T4 के हार्मोन को बुलाते हैं। अब होता क्या हमारी बॉडी में बेटा, T3 T4 दोनों बनते हैं, फॉलिकुलर सेल बनाते हैं, हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं। जो T4 हार्मोन होता है अल्टीमेटली वो T3 में ही चेंज होता है। और T3 के रिसेप्टर तुम्हारी बॉडी के लगभग हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो समझ लो तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल थायराइड हार्मोन ले रहा है, लेकिन T3 वाला ले रहा है, इसलिए T3 ज्यादा पोटेंट कहते हैं। समझ आई? Yes, ma'am. Yeah. ये सिर्फ तब बन सकते हैं अगर कौन सी चीज हो, आयोडीन। आयोडीन के बिना नहीं बनते, ठीक है। तो आयोडीन इज अ मेन थिंग, तभी T3 T4 बनेगी, चाहे फॉलिकुलर सेल हो, तुम्हारी बॉडी में सब कुछ हो, अगर आयोडीन नहीं है ना, ये हार्मोन नहीं बनेगा। इससे बीमारी भी होती है कमी से, ठीक है। तो आपने देखा है कि आपके देखा होगा टीवी में भी ऐड आती है कि आयोडीन रिच नमक आ रहा है। Yeah, ma'am. जय मैम। पहले ना एक्चुअली जो समुद्र का नमक पानी होता है ना, उससे जो नमक बनता है उसमें आयोडीन नहीं होता। तो पहले हम वही नमक खाते थे, जैसे नवरात्रों में खाते हैं ना सेंधा नमक। तो सेंधा नमक होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट होता है, उसमें फिर आयोडीन नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता है उसमें आयोडीन नहीं है। तो ऐसे ना लोगों को आयोडीन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको ग्वाइटर हो गया था। ग्वाइटर ये वाला होता है, ग्वाइटर ये वाला ग्वाइटर होने लग गया था। अब अगर खाने के थ्रू आयोडीन पहुंचा रहे हैं तो हर किसी को आयोडीन मिल नहीं रहा, क्योंकि जो गरीब बंदा है वो तो सारा हर तरीके का फूड नहीं खरीद सकता ना। तो ऐसे यूएस में बहुत ज्यादा फैल गया था ग्वाइटर। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि नमक इज द बेसिक थिंग, जो हर घर में होगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बिना नमक के तो खाना खाया नहीं जाता। तो नमक के अंदर आयोडीन डाल दो। जब उन्होंने ये डाला तो ग्वाइटर की कंडीशन कंट्रोल में आई, और फिर यूएस गवर्नमेंट ने इसको लॉ बना दिया कि कोई भी नमक बिना आयोडीन के रिलीज नहीं होगा। बाद में बाकी कंट्रीज में भी आया, इंडिया में भी आया, और अब ये हर नमक का है कि हर नमक के अंदर आयोडीन होना कंपलसरी है। तो तुम कोई भी नमक लो मार्केट से, आयोडीन होता है, एक्सेप्ट वो सेंधा नमक है या सी सॉल्ट है, उसके अंदर नहीं होता। तो वो आयोडीन, जैसे इमेजिन किया, आप वो छोटा सा जो नमक खाते हो ना, थोड़ा सा, उसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है, और ना खाओ ना तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपनी डाइट में सॉल्ट के थ्रू जनरली ले लेते हैं आयोडीन, राइट। ये बात क्लियर। तो ये था आयोडीन का कॉन्सेप्ट। अब बात है T4 हार्मोन करते क्या हमारी बॉडी में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजों को रेगुलेट करते हैं। क्या क्या चीजें लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहला
ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। कौन सी ग्रोथ? देखो ग्रोथ हार्मोन तो सिर्फ ग्रोथ देख रहा था ना फिजिकल, ये बता कौन कौन सी ग्रोथ दिखते हैं? आपकी फिजिकल ग्रोथ भी देखते हैं, बड़े बच्चे हो रहे हो या नहीं, आपकी मेंटल ग्रोथ भी देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है 5 सालों तक उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, इसलिए उसको अच्छा खाना देना चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल कैरेक्टर सब सही है या नहीं, उसके लिए भी थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये तीनों तरीके की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो किसी फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम हो तो उसका थायराइड टेस्ट होता है कि भाई सब ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी देखता है, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इनडायरेक्टली देखते हैं लेकिन देखते हैं आरबीसी प्रोडक्शन। देखो कहाँ कहाँ इसका रोल है, तुम देख रहे हो, हर तरीके की ग्रोथ में इसका रोल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है, आरबीसी की प्रोडक्शन में भी इसका रोल है, और आपकी बॉडी में ऑस्मोसिस को मेंटेन करने में इसका रोल है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, उन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस सब सही से चल रहे हैं या नहीं, दैट इज एक सम हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऊपर नीचे होगा तो बॉडी खराब होगी, तो उसको रेगुलेट भी थायराइड करता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है ना, पूरी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने में इसका रोल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये होमोस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करता है। होमोस्टेसिस क्या होती है, किन दो चीजों का मेंटेनेंस है वो? हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस है ना इंसानों में, किस दो चीजों का मेंटेनेंस है? वर्ड्स में भी होती है। Thermal regulation and osmoregulation. हाँ, थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, एंड ऑस्मो मतलब आयंस। Concentration of ions. तो ये मेंटेन करता है आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका सेकेंडरी रोल है। वैसे इसमें एल्डोस्टेरोन का ज्यादा रोल है, पर अभी के लिए ये करेंगे क्योंकि इसका भी रोल होता है। देख रहे हो तुम, इसका बहुत ज्यादा रोल है बॉडी में, इसके रिसेप्टर हर सेल में होते हैं लगभग, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्लियर? यो मैम। बेटा इसके बीच वाले सेल पे है सी सेल, कैल्शियम से रिलेटेड इसका रोल है, बड़ा सिंपल सा रोल है, ये लिख लियो, डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। तो आज रात को तुमने एक गिलास दूध पिया, दूध से क्या होता है, निन्नी आती है, मेलेटोनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है दूध, ठीक है, निन्नी आती है दूध पीने से। तो इसने तुमने दूध पिया, तुम्हारे इंटेस्टाइन से गया और वहां से कैल्शियम रिलीज हुआ दूध में, कैल्शियम ब्लड में चला गया। कैल्सी ट्रायल क्या करेगा, इसको ब्लड से निकाल के भेज देगा कहीं और। तो तुम्हारी बॉडी में मेन रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम क्या होता है, कहाँ जाके स्टोर होता है कैल्शियम? Bones. बोन्स में, यस। तो ये क्या करता होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, दिस इज व्हाट इट डू। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत कैसे हो, तो इसको हम क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन हार्मोन होता है। तो फॉलिकुलर सेल्स के दो हार्मोन T3 एंड T4 उसका कोलैबोरेटेड फंक्शन करा। सी सेल्स का एक हार्मोन कैल्सीट्रायोल जो कैल्शियम लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। क्लियर? Yes. किसी को डाउट कहीं पे कोई दिक्कत है? तो बेटा यहाँ तक कर लिया। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी डिजीज भी तो इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना। तो T3 एंड T4 एक साथ पढ़ते हैं। T4 से रिलेटेड डिजीज बता दूं कि अगर T3 T4 आपके शरीर में कम रिलीज होंगे तो क्या बोलूंगे, हाइपोसेक्रीशन या हाइपर? हाइपो। हाइपो, गुड। और अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो बेटा हाइपर। शाबाश। Hyper. हाँ, अब कम रिलीज होते हैं तो दो में बांट लो। अगर छोटू बच्चे में हो रहा है, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें हाइपोसिक्रीशन हो रही है थायराइड ग्लैंड की, उसके बच्चे में भी वही होगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को ये दिक्कत हो जाए हाइपोथायराइडिज्म, तो बच्चा जो पैदा होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ठीक नहीं किया गया है ना, वैसे तो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, हाइपो करना ठीक इजी है, आप उसको वही हार्मोन दे दो ठीक हो जाएगा। हाइपर में दिक्कत होती है, तो हाइपो में प्रेगनेंसी में ठीक हो गया तो ठीक। अगर बाई चांस नहीं पता चला किसी केस में, तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो ऐसी होगा, कॉन्जेनिटल डिजीज हो जाएगी फिर। तो कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इज नोन एज कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। फेवरेट क्वेश्चन है ये नीट का, क्रिटिनिज्म। अब सोचना, ध्यान से बोलने वाली हूँ, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते से उसमें थायराइड ग्लैंड की कमी है, तो क्या उसकी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ सही होगी? नो मैम। No, ma'am. तो कह सकते हो मेंटली रिटार्डेड, मोस्ट प्रोबेबली Yes, मेंटली ma'am. रिटार्डेड होगा।
इसके अलावा उसका IQ कैसा होगा? लो। लो। उसमें डेफ म्यूटेशन देखने को मिलेगी, डेफ होगा। ग्रोथ भी उसके अच्छे से नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ तो हट है ना, तो उसको कहेंगे स्टंटेड ग्रोथ। ड्वार्फ नहीं होगा ये, ठीक है, ड्वार्फ अलग चीज है। ड्वार्फ में बाकी बॉडी बिल्कुल सही होती है, ये स्टंटेड ग्रोथ है, समथिंग लाइक दिस इज क्रिटिनिज्म, ठीक है। अगर हाइपोसिक्रीशन किसी अडल्ट में हो गई तो उसमें ये क्या कहते हैं, मेंटल का कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं बेटा, No. 5 सालों तक तो डेवलप हो ही जाता है ब्रेन, तो मेंटली कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एडल्ट में होगी है तो हम उसको बोलेंगे मिक्सो एडीमा। बेटा एडीमा का मतलब स्वेलिंग, सूजन सी आना। तो देखो जिसको मिक्सोडीमा होगा उसकी आंखों में से सूजन रहेगी, ठीक है। और किसी को इन्फेक्शन हो गया उसको मिक्सोडीमा का पेशेंट में समझ लेना यार, ये जनरल फीचर है कि इस तरीके से सूजन बहुत रहेगी उसकी आंखों में, ठीक है। तो दिस इज अ फीचर ऑफ मिक्सोडीमा कि आईज में स्वेलिंग रहती है, लिख सकते हैं आईज स्वेलिंग, ठीक है। मेंटली ओके लिख लो। इसको अडल्ट है ना, तो अगर ये फीमेल है तो इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ना T3 T4, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहेगी, इसको इरेगुलर हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक और कंडीशन है, मान लो किसी का थायराइड ग्लैंड है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है। देखो किसी का थायराइड ग्लैंड है, ये पड़ा थायराइड ग्लैंड, इसके सेल पड़े हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए और तुम आयोडीन खा ही नहीं रहे हो। तो ये कोशिश करेगा सिक्रेट करने की, लेकिन हार्मोन तो बन ही नहीं पाएगा सही से, क्योंकि आयोडीन नहीं आया, तो हार्मोन की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। तो अगर सेल अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, अपना नंबर बढ़ा लेंगे, सोचेंगे मे भी हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे करते करते अगर नंबर बढ़ता जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पे, Yes, ma'am. है ना। यो मैम। और हुई किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से अगर सेल का नंबर बढ़ता चला जाए तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल वाला है गोइटर। सिंपल गोइटर क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड में सेल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, थायराइड इनलार्ज हो जाता है। देख के पता चल जाता है ये, तो जैसे ये वाला सिंपल गोइटर है, देख लो ये स्टार्टिंग की स्टेज है, हाइपो है, डॉक्टर डायग्नोस करके उसको थायराइड ट्रीटमेंट पर रख देंगे, ठीक हो जाएगा। हाइपर हो जाता है देन इट्स प्रॉब्लम। देखो थायराइड ग्लैंड कैसे बड़ा हो गया, दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये दिस कंडीशन इज सिंपल गोइटर। अब अगली कंडीशन देखो, बहुत डेंजरस है। मान लो ये काफी आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी, लेकिन वर्ड आपको मिल जाएगा PYQ में। मान लो किसी का थायराइड ग्लैंड है ये रहा, और उसमें कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो सेल नंबर तो इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन क्या कैंसर सेल थायराइड हार्मोन सिक्रेट करेंगे? नो मैम। No, ma'am. लेकिन कैंसर सेल्स को पहचान सकता है ना हमारा इम्यून सेल कहीं ना कहीं, यो तो मैम। इम्यून सेल्स आके इस पे अटैक कर देंगे। और अगर इम्यून सेल इस पे अटैक करेंगे, था तो हमारा थायराइड ग्लैंड ही, तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे इम्यून सेल ने अटैक कर दिया। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कौन से डिसऑर्डर्स? डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या बात है, शाबाश, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का नाम है हशीमोटो, हशीमोटो, हशीमोटो डिजीज। आपको PYQ में मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको बस एक याद रखना है, देखो अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसका मतलब बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड रिलीज हो रहा है, उस इंसान को पसीना बहुत आएगा, वेट लॉस बहुत होगा, उसमें ना बहुत एनर्जी होगी, मतलब वो इतना ज्यादा एक्टिव होगा कि उसको अंदर से तो थकावट फील हो रही है, लेकिन वो अपनी एक्टिवनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो हमेशा एक्टिव और एजिटेटेड और एंजाइटी में रहेगा। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म है, BMR उसका इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सोपैथेलमिक, आंखों का रीजन, ठीक है, एक्सोपैथेलमिक गोइटर। तो गोइटर सिंपल और एक्सोपैथेलमिक अलग है। सिंपल गोइटर आयोडीन की कमी से हुआ है, हाइपोसिक्रीशन। एक्सोपैथेलमिक गोइटर हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसी को हम बुलाते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो आपको नीट में क्वेश्चन है ग्रेव्स डिजीज के नाम से मिल जाएगा। इस वाले पार्ट से जिससे क्वेश्चन जनरली आते हैं वो है क्रेटिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, मिक्सोडीमा, सिंपल गोइटर एंड एक्सोपैथेलमिक। तो टेक्निकली सारे ही हो गए, हशीमोटो ही रह गया बस। ग्रेव डिजीज को कैसे पहचानते हैं, आप ऐसे पेशेंट को देखोगे ना तो उसकी आंखें बहुत बाहर को निकली होगी, तो ये इंटेंशनली नहीं डरा रही, इनकी आंखें ऐसी ही हो जाती है,
इसे आंखों के बाहर निकलने को एक्सोपैथेल्मिक कंडीशन बोलते हैं। देखो नॉर्मल बच्चे की आंखें और उसकी आंखें किस तरीके से बाहर है, ठीक है। तो दिस इज एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। इसका मेन सिम्टम होता है प्रोट्रूडिंग आइट, प्रोट्रूडिंग आइज। समझ आई? Yes, ma'am. देख भाई प्राणी हूँ, सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ये ma'am. देख बेटा, हाइपोथैलेमस उसके यहाँ पीने लगा थैलेमस के पीछे को, ठीक है। पीनियल रिलीज करता है एक हार्मोन मेलेटोनिन। मेलेटोनिन और मेलानोसाइड को मिला मत देना, ये गलती होती है। मेलेटोनिन कंट्रोल करता है हमारी कौन सी साइकिल को? स्लीप Rhythmic वेक, cycle. हाँ स्लीप वेक साइकिल, जिसे 24/7 सर्काडियन साइकिल भी कहते हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टी को डिले करता है और स्किन को थोड़ा गोरू गोरू बनाता है, ठीक है। फेयर एंड लवली का काम कर रही है, ऐड आती है ना उसकी झूठी सी, वो एक्चुअल में ये होता है। आगे आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इनहिबिटरी 3 हार्मोन है। दूध नहीं पहले बनाना चाहते तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहते तो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी इनहिबिटर। 3 इनहिबिटरी हार्मोन है, बाकी के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नीचे आते हैं पिट्यूटरी, ये एंटीरियर है, ये बीच वाली है, ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर वाली कितने हार्मोन सिक्रीट करती है? वेसोप्रेसिन 3. एंड ऑक्सीडोसिन। हाँ बस इतना ही पार्ट था, ठीक है। इस साइड दूसरा हार्मोन लिखे हैं। नीचे आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है हमारा बीच वाला पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी आ जाती है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है हमारे पास कौन से? दूध बनाने वाला प्रोलैक्टिन, एफएसएचएलएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। इसमें जो तुमको याद करना था वो था डिजीज, जिससे क्वेश्चन बनता है। देखो डिजीज यहाँ लिखी है, अगर इसकी डिजीज लिखी है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ग्रोथ हार्मोन की। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन है बचपन से, तो कंडीशन होती है कौन सी? ड्वार्फिज्म। Dwarfism. ड्वार्फिज्म। अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई अडल्ट में, तो कंडीशन होती है एक्रोमाइक्रिया। अगर हाइपर सिक्रीशन होगी बच्चे में, देन द कंडीशन इज जाइजेंटिज्म। Acromegaly. नहीं बेटा, ओए ओए ओ, हाइपर सिक्रीशन बच्चे में जाइजेंटिज्म, हाइपर सिक्रीशन अडल्ट में एक्रोमेगाली। अडल्ट की है ये, ठीक है। याद Yes, ma'am. रखियो ग्रोथ हार्मोन में ए से अडल्ट है, एक्रोमाइक्रिया एंड एक्रोमेगाली, ए साथ रखने हैं, ओके। एक्रोमेगाली में Yes, क्वेश्चन ma'am. डायग्नोस करना मुश्किल है क्योंकि बड़े में समझ नहीं आता, दिक्कत है। प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। प्रीमेच्योर डेथ मतलब कि एडल्ट होने के बाद भी टाइम से पहले की डेथ को प्रीमेच्योर डेथ कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे बच्चे के होते ही डेथ होना। इसको ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन है। डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, फेस खली जैसा, एक्सट्रीमिटी इंक्रीज हो जाती है, हाथ पैर उंगलियां बहुत लंबी हो जाएंगी। नीचे आते हैं थायराइड ग्लैंड, ये रहा थायराइड ग्लैंड ने फॉलिकुलर सेल्स है और स्ट्रोमल सेल्स है। फॉलिकुलर सेल ने T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करा, उसने 3 चीजें करा दी, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है फीमेल में, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज आपका मेंटेन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन कर रहा है, आरबीसी की प्रोडक्शन करा रहा है, आयरन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी, इतना हो गया। स्ट्रोमल सेल्स कुछ नहीं करते, कैल्सिट्रायोल रिलीज करते हैं जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है या कम करता है? हड्डियों को मजबूत करता है या वीक करता है कैल्सिट्रायोल? सोचो, हड्डियों को मजबूत करता है या वीक करता है? अगर ये हड्डियों को मजबूत करता है तो ब्लड में से कैल्शियम का लेवल बढ़ाता होगा या घटाता होगा? भाई रिवर्स में तो लगा ही सकते हो बढ़ाता होगा। बेटा। अगर ये आपकी हड्डियों, बेटा अगर ये तेरी हड्डी है, बोन है, तो इसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है, मतलब सारा कैल्शियम यहाँ दे रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा होगा घटा रहा होगा? बोन्स को कैल्शियम किससे मिलेगा? खाने से। खाने से कैल्शियम किस में आएगा? ब्लड में। आयोडीन से। सर हाँ, यस मैम।
है ना। तो कैल्शियम ले लेगा ना ब्लड से हड्डियों को देने के लिए, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसा हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज कैसे हुआ बेटा? यस मैम, डिक्रीज हुआ। कैसे ऐसे ऐसे कैसे मान में तेरे को पता चल गया? ये तेरी हड्डी, हम तेरी हड्डी बनाएंगे, रुक जा तू जरा। है तुझे बोलती है, ये तेरी इंटेस्टाइन है, ठीक है, हम तो बनाएंगे भैया ऐसे। यस मैम। ये तेरी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल येलो बना दी मैंने, है तेरे इंटेस्टाइन है। एक गिलास दूध पियो आज रात को, है ना, फिर दूध पिए तूने बढ़िया से, नीचे नीचे जाता है डाइजेस्ट हुआ, उसमें से कैल्शियम निकाल लिया, कैल्शियम चला गया ब्लड में, ठीक है, ब्लड में से कैल्शियम खींच लिया कैल्सिट्रायोल और हड्डी को दे देगा, तो तू रख, तुझे ज्यादा जरूरत है। तो फिर तो कैसा होगा, टाइम के साथ दूध पीने वाली प्यारी बच्ची की हड्डियां मजबूत हो जाएगी, वो तो कर दू उसको, कैल्शियम कैल्शियम भरा होगा इसमें। तो अगर इसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है और कैल्शियम ब्लड से निकाला जा रहा है, तो कैल्सिट्रायोल ये करता है, इस फंक्शन को किसने करा है, कैल्सिट्रायोल ने। तो कैल्सिट्रायोल ने क्या किया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाया या घटाया? अगर ब्लड में कैल्शियम दिया तो बढ़ाया, और अगर उससे निकाल लिया तो घटाया। तो बता कैल्सिट्रायोल ने कैल्शियम का लेवल बढ़ाया या घटाया? मैम घटाया। ये डिक्रीज कैल्शियम यूनिट। बोन्स में कैल्शियम, बोन्स को स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए डिक्रीज? मैम इंक्रीज। इंक्रीज। तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है जिसमें बोन्स में छेद हो जाते हैं, कैल्सिट्रायोल की वजह से होगी वो? हो सकती है? नो मैम। हाँ नहीं हो सकती है, समझ ली। ठीक है, चेक कर रही थी मैं तुझे समझ आया या नहीं, ऐसी बोल रही है। एक कुछ नहीं करना है, आराम से इसको बार बार पढ़ेगी तभी याद होगा, एकदम से याद हो जाए इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। बढ़िया तरीका होता है इसमें यूट्यूब लगा लेना, ठीक है, जो भी डिजीज पढ़ोगे ना उसमें कोई यूट्यूब की वीडियो देख लेना, थोड़ा दिमाग में ना पिक्चर अच्छी बनी रहती है। कम थायराइड ग्लैंड सिक्रीट हो रहा है तो ज्यादा बीमारी है, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एक ही बीमारी है। कम जब सिक्रीट हो रहा है किसी बच्चे में तो बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म, ठीक है। अगर अडल्ट में सिक्रीट हो रहा है तो मिक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, बच्चे में ही थायराइड ग्लैंड की कमी है, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी या नहीं? होगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगी, इनफर्टिलिटी भी होगी उस बच्चे में, सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ भी नहीं सही से होगी, आईक्यू भी कम होगा। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, क्रिटिनिज्म से क्वेश्चन आता है, प्लीज इस पे ध्यान से पढ़ना। बड़े बच्चे को होगी, किसी अडल्ट में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया उस केस में मिक्सोडीमा होगा, आंखों के नीचे स्वेलिंग, गर्ल्स डिजीज कहते हैं। थायराइड ग्लैंड बन नहीं रहा है क्योंकि तुम नमक नहीं ले रहे, आयोडीन नहीं ले रहे, तो सिंपल गोइटर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मेरे इम्यून सेल थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर गए, हशीमोटो। अगर बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड बन रहा है, इन दैट केस एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, अडल्ट की डिजीज है ये, पर इसमें बच्चों वाली करते नहीं है ना, इसलिए हमने डिवाइड नहीं करा। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज, आंखें बाहर को आ जाएंगी, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ये इसका फीचर होता है। समझ आई बच्चों? यो मैम। काफी होगा तुम्हारे लिए, चलो ठीक है बेटा, सफिशिएंट।